तो कंसिस्टेंसी में आपकी बेसिक जो है वो आपका फ्रेश माइंड जो है वो आपकी की है। करंट अफेयर्स के लिए तो एक ही गुलिया है आपका न्यूज़पेपर्स। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो पाकिस्तान में फोरम्स में है तो पैराडाइम शिफ्ट है। एक तो मैं खुद भी इसमें लिखती हूँ, दूसरी बात ये कि मैंने 2021 में मैं पैराडाइम लिंक के साथ कनेक्ट हुई थी। सीएसएस का जो एसे है ना, इट फॉलोज 8 to 9 थीम्स। हर साल उन्हीं थीम्स के अंदर से एसेज आते हैं। तो जो एसएससी का एसे है ना, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मांगता है आपसे, ठीक है? वो स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। जब मैंने सीख के लिखा तो मुझे पता चला कि जैसे आपने बाकी 11 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, ऐसे की भी करनी है। अगर क्योंकि सीएसएस को जब आप ओवरऑल जेनेरिक वन लाइन में डिस्क्राइब करें तो इट इज अ टेस्ट ऑफ योर रिटन एक्सप्रेशन। अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, पैराडाइम शिफ्ट की इन्फ्लेक्शन पॉइंट सीरीज के साथ हम एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही काबिल ऑथर हमारी मौजूद हैं जिन्होंने पैराडाइम शिफ्ट पे बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सी गेस्ट कंट्रीब्यूशंस की हैं। और रिसेंटली इन्होंने सी एस एस 2023 का स्पेशल जो एग्ज़ाम हुआ था उसको भी इन्होंने पास किया और इनकी एलोकेशन हुई। तो आज की इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में हम इनसे डिस्कस करेंगे कि इनका जर्नी कैसा रहा और क्या ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो ये एस्पायरेंट्स को देना चाहती हैं जिसके थ्रू वो भी अपना ये ड्रीम अचीव कर सकें। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी कैसी तबीयत है? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ। अच्छा ज़ोहा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आपने ये एग्ज़ाम सक्सेसफुली एस किया है। और उसके साथ-साथ मुझे पता चला कि आपके हस्बैंड जो हैं वो वॉर हीरो भी हैं, हमारी जो रिसेंट इंडिया के साथ वॉर हुई उसके। तो उसके लिए भी आपको कांग्रेचुलेशंस और हमारी तरफ से, पैराडाइम शिफ्ट की तरफ से उनको बहुत सी दुआएँ भी हैं और सैल्यूट भी है कि उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की और अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक वॉर फ्रंट पे वो लड़े। अभी हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो हमारी ऑडियंस चाह रही थी कि हम आपसे पूछें और जो कुछ कमेंट्स वगैरह आए थे हमारे पास। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मरियम शीस का है और वो पूछना चाह रही हैं कि आप कैसा फ़ील कर रही हैं ये अचीवमेंट हासिल करने के बाद, सीएसएस को एस करने के बाद, और कैसे जितने भी चैलेंजेस थे ड्यूरिंग द जर्नी आपने उनको कैसे ओवरकम किया? सबसे पहले तो जो ये फीलिंग है वो तो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन देम इन वर्ड्स। बहुत ही अच्छी, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी। और जो काफ़ी अरसे से मेहनत कर रही थी, अल्लाह ताला ने उसका फल भी दिया, अजर भी दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो जो चैलेंजेस है ना, सबसे ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी में एज़ अ वुमन आप एनकाउंटर करते हैं, वो आपके जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स हैं बेसिकली जो हमारी सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करते हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है मेरी फैमिली का और इवन मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का, मामू, खाला, चाचू सब जिन्होंने हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी में कहीं न कहीं मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और अगर मैं इमीडिएट फैमिली की तरफ आऊँ तो ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड हैं, मैं माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं और मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने थ्रू आउट मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और इस मतलब इस मौके के ऊपर अगर मैं एक 2 ऐसे लोग हैं जिनको मैं याद भी करना चाहूँगी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनके होते हुए मैं सीएसएस की तैयारी कर रही थी और अगर आज वो होते तो बहुत खुश होते। एक मेरी नानी जान है, जिनकी भी रिसेंटली डेथ हुई, और एक मेरी सास हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करती थी मुझे और बड़ी पुरउम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊँगी, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। आमीन। अच्छा, तो इसके साथ-साथ मेरा अपना आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी ये कौन-सी अटेम्प्ट थी और कितना टाइम लगा आपको इसको एस करने में? और एक हमारे बल्कि फॉलोवर हैं, उन्होंने भी पूछा है, हामिद ने, कि आपने कंसिस्टेंसी को कैसे मैनेज किया? क्योंकि अब हमने देखा है, खुद भी मैं सीएसएस एस्पायरेंट रहा हूँ और एट टाइम्स ऐसा टाइम आता है एस्पायरेंट्स पे कि वो बस एक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बस छोड़ो सब और बाकी जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, जॉब करते हैं 9 टू 5 और नॉर्मल एक जॉब जो जॉब है, एक नॉर्मल लाइफ़ है, उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि ये नहीं हो पाता और कंसिस्टेंसी को लूज़ कर जाते हैं। तो आपने इसको कैसे मेंटेन रखा? हुँ। सबसे पहले तो मेरी ये 3rd अटेम्प्ट थी। पहली 2 अटेम्प्ट्स मैंने बिल्कुल सेल्फ रिलायंस पे की थी। ठीक है। पहली वाली तो बस इट वाज़ जस्ट टू स्मेल द सीएसएस एग्ज़ाम, उसमें मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था। और जो दूसरी अटेम्प्ट थी उसमें मैंने सेल्फ स्टडी की, तो मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स दोनों अटेम्प्ट्स में क्लियर थे एक्सेप्ट फॉर द एसे। तो जब मैं 3rd अटेम्प्ट की तरफ जा रही थी तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि
बाकी सब्जेक्ट्स तो हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे मार्क्स थे। बट ऐसे नहीं क्रैक हो पा रहा, हालाँकि मैं खुद लिखती हूँ। मतलब राइटिंग का बिल्कुल, मेरा इश्यू नहीं था। आई डिडन्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एसे जो एफपीएससी डिमांड कर रहा था। तो ऐसे के लिए हमेशा यू नीड अ मेंटर। सीएसएस का ऐसे है ही ऐसी चीज़ जिसमें आप एक मेंटर की गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो ही आपको उसमें सक्सेसफुल आप रह सकते हैं, अदरवाइज़ वो वही प्रॉब्लम्स वही सारी कुछ आती है। अब कंसिस्टेंसी का मैं आपको बताऊँ कि मैं शुरू से ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रही हूँ। कभी बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे, कभी नीचे भी जाती थी। पर मेरे पढ़ाई का बस एक गोली है कि आपने बस बुक वर्म नहीं बन जाना। आप पढ़ें, फिर अपने आप को ब्रेक दें। मेरा शुरू से ही ऐसे है। इवन मैट्रिक में भी जाएँ, इंटरमीडिएट में भी जाएँ, तो मैं ऐसे ही करती थी कि मैं पढ़ती थी, फिर अपने आप को रिलैक्स करती थी। अब वो जब माइंड रिलैक्स होता है ना, तो फिर आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो आपका एक बड़ा फ्रेश माइंड और हेल्दी माइंड होता है। तो उससे आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो कंसिस्टेंसी में आपकी बेसिक जो है वो आपका फ्रेश माइंड जो है वो आपकी की है। तो वो आपको फिर बैठने ही नहीं देता, डीमोटिवेट नहीं होते आप, उससे चलते रहते हैं। जब आपको थोड़ी ब्रेक मिल जाती है और फिर आपको ऐसा लगता है कि मतलब इतना प्रेशर नहीं आता ना माइंड के ऊपर, जी, जी, बिल्कुल। तो यू आर गुड टू गो, आसानी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे एक फॉलोवर हैं और बल्कि 2-3 फॉलोवर्स ने क्वेश्चन हमसे किया है जिनमें माहीन हैं, अल्लाह दिता हैं और भी 2-3 हमारे फॉलोवर्स हैं जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि आपने एसए की प्रिपरेशन कैसे की, डेटा कैसे कलेक्ट किया और इसके साथ-साथ करंट अफ़ेयर्स के लिए डेटा कैसे कलेक्ट किया? क्योंकि हम देखते हैं कि दोनों ही ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि फ़लाँ टॉपिक आएगा या फ़लाँ से नहीं पूछा जाएगा और बहुत वास्ट इनकी डोमेन है। तो आपने इनको कैसे क्रैक किया? डेटा कहाँ से कलेक्ट किया? कैसे कलेक्ट किया? अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए तो एक ही गुलिया है आपका न्यूज़पेपर्स, ठीक ठीक है। है? आपने न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं और आपने इंटरनेशनल जो लेवल की बुक्स हैं, जो एफपीएससी रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप उनको पढ़ें तो आपकी बेस, आपकी हिस्ट्री बन जाती है। अब करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए भी आप सीधा कंटेम्परेरी अफेयर्स पे नहीं आ सकते, आपको उनकी हिस्ट्री चाहिए होती है, ठीक है। ठीक है? तो इस सिलसिले में मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये जो पाकिस्तान में फोरम्स में है तो पैराडाइम शिफ्ट है। एक तो मैं खुद भी इसमें लिखती हूँ, दूसरी बात ये कि मैंने 2021 में मैं पैराडाइम लिंक के साथ कनेक्ट हुई थी और उस वक़्त मैं सीएसएस का तो मैंने ब्रेक लिया हुआ था, पर उसको ऑब्वियसली जब आप लिखते हो, आप पढ़ते भी हो दूसरों को, बिल्कुल तो ऐसे ही। उसमें बड़े अच्छे और बड़े वेल वेल वर्स्ड ऑथर्स हैं सारे, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो वो एक मेरा बड़ा अच्छा सोर्स था इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का। तो इसके अलावा आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आप इंटरनेशनल कोई भी 1-2 अच्छे मैगज़ीन्स ले लें या रिसर्च आर्टिकल्स की आप जर्नल्स देखें और आप उनको फ़ॉलो करें, तो डाटा आपका वहाँ से कलेक्ट हो जाता है। फिर जब आपने डाटा को अपडेट करना है कंटेम्परेरी अफ़ेयर्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपका न्यूज़पेपर आपका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। फिर आप एसे पे आ जाएँ, तो सीएसएस का जो एसे है ना इट फॉलोज़ 8 टू 9 थीम्स। ठीक हर है। साल उन्हीं थीम्स के अंदर से एसेज़ आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले आपने वो थीम अंडरस्टैंड करनी है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, इस तरह थीम्स फॉलो होती हैं। उन थीम्स को आपने जनरली प्रिपेयर कर लेना है। अब उन थीम्स के ऊपर आपको बहुत अच्छे-अच्छे ऑथर्स मिलेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, नेशनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान के लिए। आप अच्छे-अच्छे ऑथर्स की बुक्स लें, उनकी समरीज़ पढ़ें, तो आपके मोर और लेस वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है। फिर ऐसे के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ राइटिंग प्रैक्टिस। आपने जितना लिखना है वो कम है, ठीक है? आप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितनी दफ़ा मर्ज़ी मैं इसको कहूँ, वो कम है, आपने लिखना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, इवन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इवैल्यूएशन आप करवाएँ टीचर्स से तो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है। तो अगर मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर मैं अपनी बाकी दोनों अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट का मवाज़ना करूँ तो एक चीज़ जो डिफर करी थी दैट वाज़ राइटेड एंड रेड इट इन प्रैक्टिस। ठीक मैंने है। लिखा बहुत है, चेकिंग बहुत करी। तो उसी ने मुझे बहुत हेल्प किया है इस अटेम्प्ट में। ठीक है। अच्छा अभी एक और हमारे फॉलोवर हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि जी आपने जो ये जर्नी तय किया अपना, इस दौरान आपको क्या-क्या हर्डल्स देखने को मिली? क्योंकि आपने बताया है कि मैं एक मदर भी हूँ और उसके साथ-साथ आप एक वाइफ़ भी हैं और स्पेशली हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइप है कि ससुराल में औरतों को शायद उनकी मर्ज़ी से नहीं जीने दिया जाता और काफ़ी ज़्यादा बाउंडनेस होती है। वो से ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं, तो आपने इनको कैसे ओवरकम किया? ऑब्वियसली आपने बताया कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा बताएँ कि हमारी जो वुमेन हैं, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा सीएसएस को एस करना चाहती हैं। मैंने देखा है अकेडमीज़ में कि बहुत सी एस्पायरेंट्स जो होती हैं, फीमेल होती हैं, ज़्यादा बल्कि फीमेल होती हैं।
तो कैसे एक मदर अगर कोई हो या कोई वाइफ़ हो तो उसको कैसे कैटर करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को? अच्छा एज़ अ मैरिड वुमन और उससे भी अगला स्टेप जब आप मदर बन जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी लेके चलनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं। आपका घर होता है, बिल्कुल बच्चे ऐसे ही। होते हैं। अ, अब मेरे केस में ये बिकॉज़ वी लिव सेपरेटली आपको पता है पोस्टिंग्स की वज़ह से। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा इस तरह कुछ टुवर्ड्स ससुराल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अ, उनका मतलब उनका भी जितना शुक्रिया अदा करूँ उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ में रोका-टोका भी नहीं है कि क्यों पढ़ी है, क्या पढ़ी है। बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ गेटिंग मैरिड आई वाज़ ओनली 18 तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन शादी के बाद कंप्लीट की। फिर मैंने अभी इवन मैं अभी अपना एमफिल भी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो वो भी देखें भी माशाल्लाह। बच्चों के साथ ही चल रहा है। तो मेरी पढ़ाई जो है वो शादी के बाद ही मेजरली हुई और कभी कोई हर्डल नहीं आया ससुराल की तरफ से तो। बाकी जो ये सारे हर्डल है ना दे आर ऑल इन हेड। मुझे लगता है कि जब आप खुद डेडिकेटेड और मोटिवेटेड होते हैं ना और अल्लाह ताला से माँगते हैं, तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है आपके लिए। ठीक है? अब हमारी सोसाइटी में अनफॉर्च्यूनेटली वुमेन के साथ ये चीज़ एसोसिएट की गई है कि उन्होंने घर में रहना है, जी घर के काम करने हैं, पढ़ाई क्या करनी है, बच्चे हो गए हैं, घर सँभालोगे। तो हमने इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को तो तोड़ना है ना। जी। इन्हीं चीज़ों से तो हमने बाहर निकलना है। अब हमारे अपने स्पेशल सीएसएस के बैच में कोई 5-6 ख़वातीन ऐसी थी जो मैरिड भी थी, जिनके बच्चे भी थे माशाल्लाह एंड क्वालिफाइड। तो बड़ी बड़ी पॉज़िटिव चीज़ है और जितनी भी ख़वातीन मुझे भी सुन रही हैं या मैं अगर किसी एक को भी इंस्पायर कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि आप लोग इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ें। आप लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखा है और एज़ अ वुमन तो आप बच्चे, घर, हस्बैंड, ससुराल हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। पर आपके जो ड्रीम्स हैं, उनका एक टाइम होता है। फिर वो जब टाइम निकल जाता है, फिर रिग्रेट रह जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही। अपने आप को नहीं छोड़ना, अपने ऊपर मेहनत करें। जो आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो कल को आपके बच्चों के लिए भी काम आती है, आपकी फैमिली के लिए भी काम आती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी नहीं छोड़नी। अच्छा, ये माहीन का क्वेश्चन है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे और आपने इनको अकेडमी से कोई गाइडलाइन ली थी या आपने सेल्फ स्टडी किया है? हुँ। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इंटरनेशनल रिलेशंस है, जेंडर स्टडीज़, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। और मैंने किसी सब्जेक्ट के लिए अकेडमी जॉइन नहीं की। इट वाज़ ऑल बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। मेजरली रिसर्च आर्टिकल्स मैं जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हमारा अपना पैराडाइम शिफ्ट है। डॉन न्यूज़पेपर पढ़ती थी मैं बहुत ज़्यादा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो आपने करंट इन्फॉर्मेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपने डाटा में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको अखबार पढ़ने पड़ेंगे, न्यूज़ देखें और रिटन प्रैक्टिस दैट्स इट। ठीक है और आपने अभी हमें पहले बताया था कि इंग्लिश एसे के लिए आपने मेंटोर जॉइन किया था, तो वो कोई अकेडमी आपने जॉइन की थी या बस वैसे ही कोई मेंटोर थे आपके जिनको आप अपनी चेक करवाती थी राइटिंग और एसे वगैरह? मैंने सर मुरीद हुसैन जसरा से प्रिपरेशन की है ऐसे की ठीक है। और मैंने मतलब पूरा जो मैंने जितना भी सीखा है, एक तो वो हैं भी मेरे इलाके के, जी, जी, तो बिल्कुल। उनके साथ वैसी एक दोस्ती भी है और बाकी बहुत अच्छे और बहुत लाइक उस्ताद हैं। तो अगर कोई मुझे मतलब सुन के उनके पास जाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ वो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ सिखाएँगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएँगे फिर। ठीक है। अच्छा सज्जाद खान का क्वेश्चन है कि एफपीएससी का आपने सुना होगा कि सीएसएस रिफॉर्म्स का काफ़ी टाइम से एक वावेला चल रहा है, बल्कि मुझे याद है कि 2019 से इस पे बात हो रही थी बैक जब पीटीआई गवर्नमेंट थी और अभी सुनने में आ रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाने वाला है इस साल या अगले साल। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि ये किस हद तक सच्चाई है इसमें और क्या इसका इम्पैक्ट होगा? अच्छा सिविल सर्विसेज के जब पहले भी रिफॉर्म्स प्रपोज किए थे डॉक्टर इशरत हुसैन ने तो बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई थी कि ऐसा होगा वैसा होगा बट कुछ उसके इंस्टीट्यूशनल हर्डल्स भी थे और कुछ जो थे वो इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल भी है इसकी और थोड़ी लॉन्ग टाइम टेकिंग भी है तो अगर ये दोबारा प्रपोजल आया है जो कि अभी रेजोल्यूशन एक्सेप्ट भी हो गया है नेशनल असेंबली में बट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इसको आपको सीएसएस के जो रूल्स हैं जो उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर चेंज लाना पड़ेगा ना उसके लिए बिल्कुल ऐसे। तो मे बी और मे बी नॉट दे विल बी इम्प्लीमेंटेड क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस तो शायद हो जाए तो बहुत बेहतर भी है अच्छी बात है ज्यादा हमारे पास स्किल ज्यादा स्पेशलाइज्ड लोग आएंगे ब्यूरोक्रेसी की तरफ और पाकिस्तान के हक में ही बेहतर है
लेकिन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो जो 2026 के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको बिल्कुल अभी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन करें, इवन अगर ये इम्प्लीमेंट भी होगा तो 2027 और ऑनवर्ड्स ही होगा। तो फिलहाल तो ये है कि अभी तो यही पॉलिसी चलेगी इंशाल्लाह। चलें इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे मेरा एक आपसे खुद से क्वेश्चन है कि जर्नलिस्टिक राइटिंग और एसे राइटिंग में कितना डिफ़रेंस है? और उसके अलावा आपको कहीं ऐसा फ़ील हुआ कि आपका जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन आ रहा था एसे राइटिंग में और वो भी कहीं आपके फेलियर का पहले के अटेम्प्ट्स में बाइस बना है? क्योंकि मैं खुद भी क्योंकि ऑथर हूँ और पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में भी लिखता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी तरह मेरा भी पहले 2 दफ़ा ऐसे फ़ेल हो चुका है। तो इसका कोई इम्पैक्ट होता है जर्नलिस्टिक राइटिंग का ऐसे राइटिंग पे या नहीं होता? बिल्कुल होता है, बहुत होता है, क्योंकि जब मैंने पहली 2 अटेम्प्ट्स दी ना तो आई वाज़ ओनली रिलाइंग ऑन माई सेल्फ। अब मैं लिखती थी, और आप जब पब्लिश्ड ऑथर होते हो तो आपको ये तसल्ली होती है कि बस यू आर राइटिंग वेल। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो एसएससी का ऐसे है ना, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर माँगता है आपसे, ठीक है? वो स्ट्रक्चर आपने फ़ॉलो करना है। आपने आउटलाइन बनाए, आप प्रॉपर्ली जो आपका टॉपिक है पहले आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, उसको चंक्स में डिवाइड करेंगे, वो माँग क्या रहा है। फिर आप उसकी प्राइमरी हेडिंग्स बनाते हैं, फिर सेकेंडरी हेडिंग्स बनाते हैं, फिर उसके अंदर जो-जो आर्गुमेंट्स आपने ऐड करने होते हैं वो आते हैं। फिर उस आउटलाइन से आप 1 इंच भी इधर-उधर नहीं हो सकते अपने ऐसे में। वो आउटलाइन जो आपकी बेस है। अब जब हम जर्नलिस्टिक राइटिंग कर रहे थे, दैट्स मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव राइटिंग, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज़ वी आर गिविंग ओपिनियंस, हम ओपिनियन बेस्ड राइटिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे अपने पर्सनल ओपिनियंस बड़े काउंट करते हैं। जो ऐसे भी आपसे डिमांड करता है, पर इन एन ऑब्जेक्टिव वे। ठीक है? तो जर्नल राइटिंग जो हमारी आर्टिकल राइटिंग है ना, वो थोड़ी सब्जेक्टिव होती है, तो उसका इम्पैक्ट आता था, डेफिनिटली आता था। बिल्कुल ऐसे। और जब मैंने इसको सीखा ऐसे को लिखना, तो उसके बाद मुझे पता चला कि, क्योंकि जब मैं पहले 2 अटेम्प्ट्स में जाती थी, तो मैं कहती थी, "मैं ऐसे ही लिखना है, कोई भी टॉपिक आएगा मैं लिख लूँगी।" ठीक है? थोड़ा बहुत जर्नली पढ़ लिया, कोटेशंस रिवाइज़ कर ली। जब मैंने सीख के लिखा तो मुझे पता चला कि जैसे आपने बाकी 11 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, ऐसे की भी करनी है। ठीक है? ठीक। तो आप, ज अगर आपने भी अटेम्प्ट देनी है या आगे जिन्होंने भी, उनको चाहिए कि वो ऐसे को प्रॉपर सीखें और फिर उसी फॉर्मेट पर प्रैक्टिस करें। अगर आप पूरे ऐसे नहीं लिखते ना, तो सिर्फ आउटलाइन की, इंट्रोडक्शन की और कंक्लूजन की प्रैक्टिस करें। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो भी थीम्स आपको मिल रही हैं, जो नए-नए चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर। लंबा पूरा-पूरा ऐसे में ना भी लिखें, तो क्योंकि जब आप आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छा लिखते हैं ना, तो आपका 60% काम हो जाता है। ठीक है? बाकी बॉडी पैराग्राफ्स आर वेरी ईज़ी टू राइट, उनका इतना प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने देखा है कि बहुत से जो न्यू एस्पायरेंट्स होते हैं उनका एक क्वेश्चन होता है कि सीएसएस की तैयारी में कितना टाइम लगता है? अब जो लोग पुराने हैं जिन्होंने 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होता है। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से बताएँ कि एक जो नया बच्चा आ रहा है सीएसएस की तैयारी की तरफ, उसको कितना टाइम लगता है अच्छे से एक प्रिपरेशन करके सीएसएस का एग्ज़ाम देने में? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग 2 से 3 मंथ्स की तैयारी के साथ सीएसएस के एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं और फिर रिज़ल्ट जब आता है तो किसी के 8 एग्ज़ाम फ़ेल होते हैं, किसी के 10 पेपर फ़ेल होते हैं, इस तरह से ऐसा होता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कितना टाइम मिनिमम देना चाहिए सीएसएस को? ठीक है, जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी ना, तो मैंने आखिरी 1 एंड अ हाफ मंथ पढ़ा था सिर्फ़, वो तो बस मैंने वैसे ही अटेम्प्ट दे दी ना, जाके देने वाली नहीं थी वो। पर उसमें भी मेरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर थे एक्सेप्ट फॉर द एसे। ठीक है? तो बेसिकली मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी बेस इज़ इम्पोर्टेंट, फाउंडेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर क्योंकि सीएसएस को जब आप ओवरऑल जेनेरिक 1 लाइन में डिस्क्राइब करें, तो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर रिटन एक्सप्रेशन, कि आप कितना अच्छा अपनी बातों को, अपने आर्गुमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी ग्रामर इश्यूज़ ना हो, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे हों, आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छा हो। तो जब वो चीज़ आपके पास आती है, तो आप बाकी सबसे एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो उसके बाद आपकी सिर्फ़ सिलेबस स्पेसिफिक तैयारी रह जाती है, फिर उसकी प्रैक्टिस वगैरह वो सारी चीज़ें उसको तो फ़ॉलो करती। तो अ, जो स्पेशल सीएसएस की तैयारी मैंने करनी थी ना, क्योंकि उसके बाद मैंने बीच में ब्रेक लिया था, मेरा मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ था, तो मैंने तकरीबन 2 इयर्स का ब्रेक लिया बीच में। तो मैं बिल्कुल मतलब समझे कि ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, तो इट टूक मी 6 मंथ्स ठीक टू है। बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ऐसे ही मैंने, बेशक मैंने पहले पढ़ा भी हुआ था, पर इस दफ़ा आई ट्राइड नॉट टू जस्ट पास द एग्ज़ाम्स, बल्कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकूँ। ठीक। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ भी चेंज, मैंने जैसे मैंने आपको बताया, मैंने डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स, डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया।
वो जो 2 साल की ब्रेक थी वो फिर मैंने ऐसे ज़ाया नहीं की ना, मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की, फिर मैंने बुक रिव्यूज़ भी लिखती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी बुक पढ़ के फिर उसको अपने अल्फाज़ में बयान करना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक होती है और फिर वो चीज़ आप भूलते भी नहीं हैं, आप कहीं पे भी उसको कोट कर सकते हैं। तो इट्स मतलब 1% एवरी डे यू हैव टू गिव योर एफर्ट इन सीएसएस प्रिपरेशन। इस तरह नहीं है कि आप एक दिन बैठ के बहुत ज़्यादा पढ़े हैं और फिर आप बिल्कुल ही छोड़ के बैठ गए हैं। तो मतलब इसमें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने कंसिस्टेंसी अपनी लाज़मी रखनी है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। अच्छा, पर डे कितना टाइम और एलोकेट करना चाहिए सीएसएस की प्रिपरेशन को? अच्छा, मैं तो इस पे ये, क्योंकि मेरे तो ऑब्वियसली बीइंग अ मदर मुझे तो जो टाइम मिलता था ना, मतलब मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैंने 8 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। किसी-किसी दिन ऐसा होता था कि 2 घंटे भी नहीं मिलते होते थे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था, ही वाज़ जस्ट 2 मंथ्स ओल्ड जब मैंने स्टार्ट की थी 2020 में प्रिपरेशन। तो मैं अर्ली मॉर्निंग्स यूटिलाइज़ करती थी जब बच्चे सो रहे होते थे वो, और अक्सर जब, क्योंकि जब बिल्कुल करीब एग्ज़ाम्स आ गए थे तो फिर मैं लेट नाइट्स पूरी करके और फिर नींद थोड़ी-सी कुर्बान करती थी अपनी, तो वो ये सिस्टम था। लेकिन वैसे जनरली अगर आप देखें ना, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो आई थिंक 4 टू 5 हॉर्स अ डे आर इनफ। ठीक है। आपने बस वो 4-5 घंटे डेडिकेट ही देने हैं। अगर एक जैसे एक मिथ है ना कि आप बुकवॉर्म बन जाएँ बिल्कुल, जी, वो जी। वाला काम नहीं करना। ठीक है। अपने आप को रिलैक्स रखें, सुकून, जब आपका दिमाग सुकून में होगा, तो आप ज़्यादा अच्छा पढ़ें। हुँ, प्रेशर नहीं लेना एग्ज़ाम का, जी। सीएसएस का। अच्छा, इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप अपना इंटरव्यू का भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस किस्म की क्वेश्चनिंग हुई थी, हाँ, हाँ। किन चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी सीएसएस की बात होती है, तो हमेशा रिटन एग्ज़ाम की बात होती है और आई थिंक इंटरव्यू के हवाले से बहुत ही कम ऑनलाइन भी कोई ऐसी वीडियोज़ या व्लॉग्स वगैरह मौजूद हैं, इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, जो इंटरव्यू के बारे में आपको बताएँ। तो थोड़ा-सा बस आप सम अप करके हमें बताएँ कि कैसी क्वेश्चनिंग होती है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है और वो सब चीज़ें? हाँ। इंटरव्यू सीएसएस का जो है ना, वो रिटन एग्ज़ाम अगर हम कहते हैं ना कि वो हाथी निकल गया और दुम रह गई पीछे, तो वो वाला सीन नहीं है। इंटरव्यू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? वे मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। क्योंकि जब आप रिटन एग्ज़ाम लिख के आते हैं ना, तो वो आपको आपके अ, रिटन एक्सप्रेशन पे जज कर रहा होता है। वो कभी-कभी क्रैमिंग इन्फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं, या जो चीज़ आपने पढ़ी होती है, वो आपने लिख दी। जब इंटरव्यू है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। जो आपने लिखा है, क्या वो आप हैं भी? ठीक है? तो इसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे जो एग्ज़ाम्स थे वो 2023 में हुए थे, जी, जी। और जब 2024 में रिज़ल्ट आया तो आई वाज़ आउट ऑफ टच विद द बुक्स। तो मुझे बिल्कुल स्टार्ट से ही ना, क्योंकि आपको ऑप्शंस रिवाइज़ करने पड़ते हैं, तो वो करना था। तो अ, रिटन एग्ज़ाम्स की तरह ना इंटरव्यू की एक अपनी जर्नी है, जो कि कभी-कभी बड़ी अ फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाती थी, कि क्योंकि बहुत कम टाइम था और बहुत ज़्यादा बिल्कुल। पढ़ना था, और उसमें अनसर्टेनिटी होती है कि रिटन एग्ज़ाम में यू हैव द मार्जिन टू थिंक इन ब्रेनस्टॉर्म। इंटरव्यू में बस आपके पास वही 2, 3, 4 सेकंड्स होते हैं टू जॉट डाउन, मतलब आपके माइंड में ही कुछ चल रहा होता है और आपको जो पहली चीज़ आती है आपने वो बोलनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए मॉक का आपको इंटरव्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं। बाकी आपको मिरर प्रैक्टिस इज़ अ वेरी गुड ठीक है। टेक्नीक, जो कि मैं करती थी। बल्कि मेरे हस्बैंड मुझे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हेल्प की है। तो वो मुझे लेके रोज़ शीशे के सामने खड़ा कर देते थे और मुझसे क्वेश्चनिंग करते थे, और मैं मतलब अपने आप को देख के, जब आप खुद को देखते हैं ना मिरर में, आप अपने बेस्ट जज होते हैं। वो आपकी आई मूवमेंट्स जो होती हैं, बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, आप उनको बड़ा अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई एम बेसिकली अ वेरी शाय पर्सन, लेकिन उस मिरर प्रैक्टिस ने ना इंटरव्यू में मुझे बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। और बाकी आपकी रीडिंग अगर हैबिट्स हो, इंटरव्यू में नॉलेज आपकी बेस अच्छी होनी ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ 2-3 महीने पढ़ के रिटन एग्ज़ाम क्लियर करके आगे जाएँगे, तो आप इंटरव्यू में थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप अपने इंटरव्यू में, क्योंकि जो मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन्स थे, दे वर टोटली ओपिनियन बेस्ड। बल्कि ओपिनियन से भी ज़्यादा जो मैंने उस फॉर्म में लिखा हुआ था ना अबाउट माय सेल्फ, ऑल द क्वेश्चन्स वर अराउंड दैट। ठीक है? तो एक तरह से आपकी स्ट्रेंथ भी होती है, पर मतलब आपकी वीकनेस भी बन जाती है अगर आप उसको अच्छे से डिफेंड ना कर पाओ। ठीक। तो जो कुछ आप लिखें, जो कुछ आप उनको दे रहे हैं, उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, हर तरह से। मतलब उसमें फिर आप कोई एंगल उसका माइनस नहीं कर सकते। तो वन्स यू क्लियर योर रिटन एग्ज़ाम्स, तो आपको मतलब वो 1-2 महीने अगर आपको टाइम मिल जाए लकीली, क्योंकि मुझे 1.5 महीने का टाइम मिल गया था, अदरवाइज़ कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आपके पास टाइम होता है, आप
कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप फुल डेडिकेशन से और प्रेशर नहीं लेना देन अगेन। क्योंकि इंटरव्यू का प्रेशर रियल प्रेशर होता है जो मतलब बिल्कुल रिटन में सही। मुझे इतना नहीं होता था पर इंटरव्यू में होता था। तो वो अपने सर पे सवार नहीं करना क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नथिंग जैसे अभी मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, जी, तो वो बस ये थोड़ा पैनल होता है, थोड़ा हमारे लिए होता है कि फॉर्मल थोड़ा हो जाता फॉर्मल है। है, ये है, वो है, तो वो हुँ। बाकी कुछ नहीं है, जैसे मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ठीक है। चलिए इट इज़ वेरी नाइस टू सी कि आप भी और इससे पहले हमने महविश गुल सदाम का इंटरव्यू लिया था। वो भी हमारे साथ हुँ, हुँ। कंट्रीब्यूट करती रही आर्टिकल्स वगैरह और तो इट वाज़ वेरी नाइस कि 2 मदर्स ने सीएसएस एस किया है और दोनों ही हमारे पैराडाइम शिफ्ट के प्लेटफ़ॉर्म से किसी न किसी तरह एसोसिएटेड रही हैं। फिर एक दफ़ा फिर से टीम पैराडाइम शिफ्ट की तरफ से आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस और उम्मीद है आप आगे भी थैंक हमारे यू सो साथ मच। अपने आर्टिकल्स वगैरह शेयर करती रहेंगी जो कि सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू। बिल्कुल, मैं करूँगी क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है और पैराडाइम शिफ्ट ने मेरी पूरी जर्नी में बहुत साथ दिया है मेरा और बड़ा पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन है इनका सीएसएस की पूरी कम्युनिटी बनी हुई है। बिल्कुल वहाँ पे ऐसा बच्चे जाके क्वेश्चन्स भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। बिल्कुल, तो मेरी जिस कैपेसिटी में भी हेल्प रिक्वायर्ड हुई है, मैं जो भी काम कर सकूँ आई एम ऑलवेज़ देयर और बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप जी। मेहनत करें इंशाल्लाह। आमीन, आमीन। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।